चलिए चलते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल है और बड़ी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश वापस आए हैं, यानी कि वतन वापसी 17 साल बाद उनकी हुई है। ऐसा क्यों, ये भी आपको समझाएंगे। देखिए, ढाका एयरपोर्ट से जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं, जहां जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुए। वो जुटे उनके स्वागत में, क्योंकि 17 साल बाद ये वतन वापसी थी खालिदा जिया के बेटे की। जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे और तब से वो लंदन में ही रह रहे थे, लेकिन अब जब वो वापस बांग्लादेश पहुंचे हैं तो उसके बाहर की तस्वीर आप देखिए। ये एयरपोर्ट के बाहर वहां किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं बीएनपी के वो एकत्रित हुए हैं उनके स्वागत में। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले 1 साल से बड़ी बड़ी हलचलें देखने को मिली हैं। किस तरीके से वहां पर सरकार पलट दी गई, सत्ता परिवर्तन होता है, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, जेनजी प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन वहां पर किया जाता है। अब जब अगले साल 2026 में वहां पर 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो चुनाव की तैयारियों के बीच में आप देखिए जितने बाहर गए हुए नेता हैं अब वो लौट लौट कर वापस आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता उनके करीब है, उनको मिल सकती है, उनको समर्थन मिल सकता है। तो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। खालिदा जिया का परिवार, जो उनके बेटे खास तौर पर थे, वो अपने पूरे परिवार के साथ साल 2008 में लंदन भाग गए थे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी एक मामले को लेकर होनी थी बांग्लादेश में। उसके बाद से 17 साल तक वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटे, लेकिन अब जब वो वतन वापसी कर रहे हैं, जब वो फिर से वापस आ रहे हैं बांग्लादेश में, जब वहां पर एक ऐसी सरकार है जो खुद उनका समर्थन ही करती है, और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं अब सत्ता का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए ये भीड़, ये उत्सुक भीड़ भी ये संदेश देने के लिए यहां पर साफ है कि किस तरीके से एक बड़ा समर्थन बीएनपी को आगामी आने वाले चुनाव में मिल सकता है। लेकिन क्या परिवर्तन होगा? जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता लगातार देखने को मिली सरकार में, हमेशा से वहां 1 साल से लगभग हलचल देखने को मिल रही थी, क्या उसको शांत कर पाएंगे? क्या उस अस्थिरता को स्थिर कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या बांग्लादेश बदलेगा? क्या बांग्लादेश एक बार फिर से विकास के रास्ते पर आगे चलेगा या फिर नहीं? लेकिन ये तो फरवरी के चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए काफी है। खालिदा जिया के बेटे रहमान को आप यहां पर देखिए। तारिक रहमान, जिनका पूरा नाम है, साल 2008 में ये बांग्लादेश से लंदन भाग गए थे और बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। तो ये तैयारी बीएनपी ने शुरू कर दी है और अपने बेटे को खालिदा जिया ने वापस बुला लिया है। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, ये भी आपको बता दें। यानी कि आवामी लीग से जुड़े हुए जितने भी नेता होंगे, जितने उम्मीदवार होंगे, वो चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे। एक तरीके से वहां पर इस पार्टी को खत्म कर दिया गया, इसका सीधा मतलब आप ये समझिए। लेकिन अभी जो उभरती हुई पार्टी है वो है बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। एक मौका सरकार को यहां पर फिर से मिल सकता है, माफ कीजिएगा, जो बीएनपी है उसको जनता दे सकती है। और इसी उम्मीद के चलते अब तारिक रहमान 2008 के बाद अब वापस आए हैं बांग्लादेश। लंदन चले गए थे 2008 में खालिदा जिया। 4 दशक से बांग्लादेश की राजनीति में लेकिन हमेशा सक्रिय रही। पति की हत्या के बाद खालिदा जिया बीएनपी चीफ बन जाती हैं। 1981 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के उस वक्त राष्ट्रपति थे और तब एक बड़ी अस्थिरता वहां पर देखने को मिली, जिसके बाद जियाउर रहमान का कत्ल कर दिया जाता है। शेख हसीना सरकार में खालिदा जिया उस वक्त जेल में भी डाल दी गई थी। तब तलवारें ऐसी भी लटक रही थी उसी के आसपास की कहीं इनको भी, यानी कि तारिक रहमान को भी जेल में ना डाल दिया जाए। उसके बाद साल 2008 से ये लंदन में लगातार रह रहे थे। आप देखिए, इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे। बांग्लादेश से वरिष्ठ पत्रकार मजहर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मजहर खान जी। और दिल्ली से नीरज कुमार भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, और दिल्ली से ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश में कितनी बड़ी हलचल है, आज की जो तस्वीर है वो क्या संदेश देती है, मजहर खान से ही समझ लेते हैं, क्योंकि वहां वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मजहर खान जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज की बांग्लादेश की इस तस्वीर को, जब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं तारिक रहमान के लिए? पहले शिवानी जी आपको ये बता दें कि तारिक रहमान भागा नहीं था, ही वाज अंडर कस्टडी। उनकी ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड पे भेजा गया था, अंडरटेकन देखने। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये तारिक रहमान की जो लौटना है, ये डेमोक्रेसी के लिए, बांग्लादेशी डेमोक्रेसी लविंग पीपल 71 की आदर्श पे जो बिलीव करते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव वाइब है। क्योंकि आपको पता है कि अब जो हालत चल रहा है, जो
मिलिटेंसी एक्सट्रीमिज्म की मेंटलिटी रखने वाला जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो इस्लामिक माइंडेड है, उनकी दबाव थोड़ा ज्यादा है। और बीएनपी इज द सेकंड पार्टी आफ्टर आवामी लीग जिन जिन हु आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी। सो इसलिए इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, सारे मित्र देश के लिए ये दिस कैन बी ए वेरी good sign that Tariq Rahman has returned, और people of Bangladesh are feeling little better, क्योंकि उनके आने की खबर पे, उनके आने के कंफर्मेशन के बाद अब शायद आपको पता हुआ होगा कि जिहादी एक्टिविटीज और मॉब कल्चर पे जिन लोगों ने सवार हुआ था, उनमें से बहुत सारे एक्टिविस्ट को, जो those who believe in violence have been arrested, जो हेट स्पीच दे रहे थे डिफरेंट सोशल मीडिया पे, उनमें से भी कुछ एक्टिविस्ट को भी अरेस्ट किया गया। तो these are very positive एज अ जर्नलिस्ट। जी, बहुत सारे सवाल देखिए आपसे यहाँ पर करने हैं, लेकिन अभी जो आपके जवाब से ही जो सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आया, अपने सहयोगियों के पास में जाऊं, लेकिन ये क्लियर करना चाहूंगी। आपने कहा था कि मजहर खान भागे नहीं थे, बल्कि मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो लंदन गए थे, लेकिन 17 साल तक क्या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ही वहां पर चल रहा था? वापस अब क्यों आए हैं जब उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता का रास्ता अब थोड़ा थोड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है? 17 साल से क्या कर रहे थे वो लंदन में? क्या इतने समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट ही हो रहा था? मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने लौटा नहीं, ये आप पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए आपने ये भी कहा कि वो कस्टडी में थे, तो आगे कोई कार्रवाई उन पर फिर क्यों नहीं की गई? बांग्लादेश वापस उनको क्यों नहीं लेकर आया गया? इतने वक्त से वो वहीं क्या कर रहे थे? 24 की अगस्त के बाद बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो थे उनके अगेंस्ट, उनमें से उनको रिहाई मिले मोस्ट ऑफ द केसेस, और दो एक हो सकता है, वो आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट राइट नाउ, एक और दो शायद not yet been solved, वो भी हो जाएगा, that is expected, and most of the cases were involved with Awami League, former government political party who are on the जी, मजहर खान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ हैं, नीरज हैं और शैलेंद्र वांगू जी भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हमने यहाँ पर समझने की कोशिश भी की, मजहर खान जी लगातार बता रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बड़ी हलचल तो है ही और एक अच्छा संदेश इसको समझ सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि बहुत लंबे वक्त से इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं, बांग्लादेश की स्थिति आप 1 साल से देख रहे हैं, किस तरीके से इस तस्वीर को आप बयां करेंगे? देखिए शिवानी, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के डेमोक्रेसी के लिए। ये एक अच्छा संकेत है कि जब भले ही एक लंबे समय के बाद वो लौटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले 1 साल के अंदर, 1.5 साल के जो हमने हालात देखे हैं बांग्लादेश के, जहां पर रेडिकल एलिमेंट्स को फ्री हैंड था, जिस तरह की हिंसा हमने देखी है, उस पर काबू पाने के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। ऐसे में ये भी आप जानती हैं शिवानी की जो अवामी लीग है उस पर बैन लगाया गया है, तो ऐसे में बीएनपी ही वो इकलौती पार्टी है जिसमें अगर सही से चुनाव कराए जाते हैं अगले साल 12 फरवरी को, तो उनका सत्ता में आना, उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। तो ऐसे में ये देखना होगा शिवानी कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सबसे अहम बात ये कि यूनुस सरकार, जो मौजूदा यूनुस सरकार वहां पर है, जो एडहॉक सरकार वहां पर बांग्लादेश में है, वो भारत विरोधी है। वो ऐसे एलिमेंट्स को भड़काती है जो भारत के खिलाफ है, और लगातार यूनुस खुद भी भारत विरोधी बयान देते आ रहे हैं। लेकिन अगर तारिक रहमान की बात करें तो उनके लिए बांग्लादेश सबसे ऊपर है, ना दिल्ली ना पाकिस्तान, उनके लिए बांग्लादेश सबसे आगे। तो इसलिए उनकी जो पॉलिसी है वो न्यूट्रल है, तो ऐसे में वो एंटी इंडिया नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं यूनुस सरकार पर कि वो चुनाव ही नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए उस्मान हादी की हत्या करा दी जाती है और जो उसका किलर है उसको भागने दिया जाता है। तो ऐसे में जो तारिक रहमान की वापसी है, ये एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा इंडिकेशन है कि अगर डेमोक्रेसी को मौका मिलेगा बांग्लादेश में, तो वहां पर हालात इस मौजूदा हालात से काफी बेहतर होंगे। नीरज, क्या ये रास्ता चुनाव तक इतना आसान रहने वाला है? जैसे शैलेंद्र यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, जो उस्मान हादी है उसकी हत्या यहाँ पर जिस तरीके से करवाई गई, बड़ी हलचलें चुनाव तक भी देखने को मिलेंगी। और तारिक जो आए हैं वापस, विदेश से लौटे तो हैं बांग्लादेश की धरती पर, क्या इनका रास्ता चुनाव तक, उम्मीदवारी तक, जीतने तक इतना आसान हो सकता है? शिवानी, देखिए, बांग्लादेश में चुनाव की बात करें या तारिक रहमान की बात करें या दूसरी पार्टियों की बात करें, सभी के रास्ते कठिन हैं आने वाले वक्त में। चुनाव की अगर बात करें तो 29 दिसंबर को जो है अंतिम नामांकन की तारीख है। हालांकि 20 जनवरी तक कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेगा।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 सीट है बांग्लादेश की संसद के लिए, 200 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, लेकिन उन्होंने भी कुछ छोटे छोटे ग्रुप के साथ अलायंस किया है। इसके अलावा अवामी लीग की बात करें और भारत के पक्ष की बात करें, देखिए अवामी लीग बार बार इस बात को दोहराता रहा है कि अगर हमें इजाज़त नहीं दी गई चुनाव लड़ने की तो बांग्लादेश में फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं माना जाएगा। अभी हाल में विदेश मामलों की समिति जिसकी अध्यक्षता शशि थरूर कर रहे थे, उनकी तरफ से भी जो रिपोर्ट दी गई है उसमें विदेश सचिव की तरफ से ये कहा गया है कि बांग्लादेश में अगर फ्री, फेयर एंड इंक्लूसिव चुनाव कराने हैं तो उसमें अवामी लीग की भूमिका होनी चाहिए और अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो इंक्लूसिव इलेक्शन नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो गेस्ट हैं बांग्लादेश से, वो कह रहे थे कि वो भागे नहीं थे। देखिए एक डिफैक्टो अरेंजमेंट हुआ था जिसके तहत तारिक रहमान को जाने की इजाज़त दी गई थी क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस थे। इसके अलावा ढाका में जो ग्रेनेड हमला हुआ था जिसका निशाना शेख हसीना थी, उसमें उन्हें बाद में दोषी करार दिया गया था। तो उसके बाद वो भागे। उसके बाद अभी 17 सालों के बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे यहाँ लौटे हैं। तो इस बार बीएनपी एक मजबूत दल है क्योंकि अवामी लीग मौजूद नहीं है, लेकिन जमाते इस्लामी से उनकी टक्कर होगी, एनसीपी के अलायंस से टक्कर होगी और दूसरे दल जो हैं वो अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो उनसे बीएनपी के लिए चुनौती बड़ी होगी। तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश का रास्ता कठिन है, लेकिन अवामी लीग को अभी हम खारिज नहीं कर सकते। उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। शेख हसीना साफ कह रही हैं कि उनके बिना और उनकी पार्टी के बिना बांग्लादेश में चुनाव समावेशी और फ्री एंड फेयर नहीं। नीरज लौटेंगे आपके पास।